हेलो फ्रेंड्स, वी इंटरप्रेन्योर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली हैं जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में इंडिया फेम किया है, यानी पूरे देश में उनको जाना माना जाता है। और अपनी हाईली क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने इस बिज़नेस में एंटर किया और आज एक बहुत अच्छे मुकाम को उन्होंने हासिल किया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष रोहतगी जी का। वेलकम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? मैं बहुत बढ़िया सर। मालूम है आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का ये पॉडकास्ट ऑब्वियसली बहुत खास होने वाला है क्योंकि डॉक्टर आशीष रोहतगी जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये हाईली क्वालिफाइड हैं। इन्होंने LLB किया, M.Com किया, MBA किया और उसके बाद PhD किया। मतलब इतना सब करने की आपको क्या आवश्यकता क्या थी? सर जब किया ना तब समझ में आया उसके बाद कि इतना सब करने से पैसे नहीं आते। क्या बात है। अच्छा, तो आते किससे हैं उस पर मैं आता हूँ अभी। हाँ, फिर मैं उस पर आया। तो अपनी एजुकेशन के बाद आपने कॉरपोरेट्स को ज्वाइन किया और कई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज में आपने जॉब भी किया। उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक मुकाम को हासिल किए हुए हमारे बीच में मौजूद हैं। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स के लिए आप कॉरपोरेट ट्रेनिंग भी समय समय पर देते रहते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या आज वो खास लेके आने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। अच्छा आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो बिज़नेस है, इसमें ये बाई चांस है आपके साथ या बाई चॉइस है? नहीं सर, ये मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये बाई चांस था मेरे लिए। मैं अपना थोड़ा सा जर्नी को बता देता हूँ। जैसे आपने बताया, बाई क्वालिफिकेशन में LLB, M.Com, MBA, PhD हूँ। ठीक है, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। मैंने कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ में जैसे एयरटेल, आइडिया, रिलायंस में जॉब की। 2012 में मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद क्योंकि मैं टेलीकॉम में काम किया था तो मैंने टेलीकॉम से रिलेटेड ही अपने बिजनेस को चालू किया। मैं जॉब के साथ साथ एक चीज़ महसूस कर रहा था कि जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो रही है और साथ ही साथ पूरे फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं, हम जो पैसा दे रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हमने पिछले पूर्व जन्म में किसी डॉक्टर से कर्जा लिया हुआ है जो हम सबको चुका रहे हैं। क्या बात है। तो ये खास बात थी। फिर अचानक मेरे जीवन में एक शानदार कंपनी आई और एक सज्जन आए। उन्होंने मुझे सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट दिया। वो प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं तो वो मात्र एक शहद था, लेकिन उस शहद की बोतल से मेरा जीवन बदला। वो शहद की बोतल मेरे जीवन में आई। मैंने चश्मा लगा हुआ था उस समय, मैंने अपना चश्मा हटाया। मेरी मदर की हेल्थ, जिसके हम पिछले कई सालों में हर तरह से जतन और प्रयत्न कर चुके थे, ठीक है, और भारत के जो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज के बाद भी उन्हें सुधार नहीं था। वो कुछ शानदार प्रोडक्ट के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। अच्छा। तब वो व्यक्ति मेरे पास आए कि मैं, आप सेल्स के व्यक्ति हो और साथ ही साथ इसमें बिजनेस भी है। तो मैं कहा है तो ठीक है, इसे देखते हैं थोड़ा सा। मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा अच्छी तरह से। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को सुना, ठीक है, जो बुक्स हो सकती थी उनकी पढ़ाई करी और फिर मुझे धीरे धीरे ये इंडस्ट्री समझ में आने लगी। और तब एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि इस इंडस्ट्री के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। यानी बहुत सोच समझ के आपने स्टेप उठाया। बिल्कुल, पहले बाई चांस आई थी बट बाद में मैंने इसे बाई चॉइस कंटिन्यू किया। तो जो शहद का गुण होता है चिपकाने का, तो शहद ने आपको वो अपनी शहद तरफ खींच चिपक लिया। गया मेरे। चिपक गया और वो आज भी चिपका हुआ वो है। बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि शहद का एक गुण और है कि वो कभी भी खराब नहीं होता। अच्छा। हाँ। तो आशीष जी, हमारे दर्शकों को ये और बताइए कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसमें कैसे लोग आ सकते हैं, कैसे लोग ग्रो कर सकते हैं? मतलब कौन कौन लोग आ सकते हैं और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। सर ये देखिए, ये एक बहुत यक्ष प्रश्न इसे मैं कहूँगा। ठीक है, एक तो इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति चाहता है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा करने की हिम्मत है, जो चाहता है अपने काम के साथ करे या उसके अलावा कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा है जहाँ पे वो शानदार परफॉर्मेंस देके अपने लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश वो कर रहा है, तब वो इस काम में आ सकता है। कोई जैसे मान लीजिए एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं, कई बार मैं फीमेल्स से मिलता हूँ जो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए इस काम को करना चाहती हैं। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भी हैं और एक आंकड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 70% जो है वो फीमेल सक्सेसफुल है। अच्छा। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है वो। हाँ, इसके अलावा कोई स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं, जो अपने काम के साथ कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए वरदान है। इसके अलावा मैंने बोला जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके पास कुछ समय है और वो चाहते हैं
कि फिजिकली या डिजिटली इस काम को करना चाहें तो उनके लिए बहुत शानदार है। और फिर जो मैंने बोला कि ये प्रोफेशनल्स के लिए ये इंडस्ट्री वरदान है, ठीक है। या जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और अब वो कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ इस इंडस्ट्री को वो अपना सकते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात है कि यहाँ ये इंडस्ट्री आपको ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग देने के बाद जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग देती है वो सेल्स की देती है, ठीक है, नेटवर्क बिल्ड करने का देती है। तो आप ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में जिसने काम किया है वो अपने जीवन में किसी भी एरिया में जाके सफल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि हम इंस्पायरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्पीकर्स जो देखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स, आज जो ये रील बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग जिनका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है वो ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग से निकले हुए लोग हैं। अच्छा, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। हाँ, संदीप माहेश्वरी जी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। विवेक बिंद्रा जी नेटवर्क मार्केटिंग का है। सोनू शर्मा जी नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं। हर्षवर्धन जी बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप देखेंगे कि वो लोग जो मेहनत करके आगे बढ़ने पे जोर दे रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से निकले हुए लोग होते हैं। अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन और ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ये कैसे आया? सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ना आप ये मान के चलिए कि ये इनबिल्ट फीचर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लोगों को सिखाना समझाना पड़ता है, तो उसके माध्यम से ट्रेनिंग्स करने की आदत पड़ जाती है जी। तो वो साथ ही साथ सब चलता चला गया। मैं ट्रेनिंग्स अपनी टीम को भी दे रहा था, फिर मेरे पास कुछ स्कूल्स के सेशन आए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आई, तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं इसे, और मैंने करा तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वो भी मेरा साथ साथ कंटिन्यू है। पीएचडी किस में किया आपने? मेरी पीएचडी थी कॉमर्स में। कॉमर्स में मैनेजमेंट आता है, उसमें मार्केटिंग, और मेरा जो टॉपिक था वो रिटेल था। क्या? रिटेल का टॉपिक था, ऑर्गेनाइज रिटेल का। ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल। तो मेरे जीवन में ये दोनों तरह से आया। तो मैं देख रहा हूँ जैसे आपने, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, उसके बाद आपने जो जॉब किया वो, और उसके बाद जो आपने बिजनेस अडॉप्ट किया और आज जो आप कर रहे हैं, सारा मिला के कम्युनिकेशन के अराउंड आपकी लाइफ है। जी बिल्कुल। ये कैसे, मतलब ऐसा तो हमने नहीं देखा हमारी एज में, तो कभी कुछ कर लिया फिर कुछ कर लिया, फिर जॉब कहीं और कर रहे हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि गॉड्स प्लानिंग इज बेटर देन योर प्लानिंग। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मेरी पीएचडी कॉमर्स में है। कॉमर्स में मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट में मार्केटिंग। मेरा जो टॉपिक था पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइज रिटेल पे था। बहुत खूब। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज रिटेल का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था और उसी समय मेरे जीवन में ये नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये विधि ने मेरे लिए विधान रचा है और मुझे इस पर सिर्फ काम करना है। तो मुझे काम दिया गया है, ठीक है। अब किसने दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ इसे कर रहा हूँ। तो जो जॉब असाइन है आपको, उसको आप पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। यस। मतलब मैं जितना समझता हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग को, उसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये कैसे बिजनेस होता है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में इसका आंसर आज हर किसी को सुनना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइज रिटेल का पूरा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा, अब बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है कि एक आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल बिजनेस समझते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, और उसके बाद रिजल्ट आते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहले तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, ठीक है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। लेकिन लगता क्या है? लगता है टाइम और एफर्ट। वो टाइम और एफर्ट आपको रिजल्ट देते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, इसमें 3 मुख्य काम हैं। एक है सेल्स, पर्सनल सेल्स करनी पड़ती है, वो आदमी को किसी भी बिजनेस में पर्सनल सेल करनी पड़ती है। फिर जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है टीम वर्क। तो अब अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं अपने लिए टीम खुद से एम्प्लॉयमेंट उन्हें देता हूं, पर यहाँ पे उस एम्प्लॉयमेंट तो मैं दे रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, बट उसकी पेमेंट जो है वो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालनी है। हाँ, वो उन्हें परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालनी है, और वो पेमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। राइट। वो मेरी जेब से नहीं जा रही। तो बेसिकली सेल्स और टीम वर्क का कॉम्बिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे जो है, जब मैंने बोला परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है।
जो आदमी अपनी मेहनत के हिसाब से जिस भी इनकम को लेना चाहता है वो इसमें अर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है, उसके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, तो आप ये देखेंगे सभी लोगों का लगभग जो पेमेंट आता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, बराबर आता है। बट यहाँ पे अगर वो व्यक्ति ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा रिजल्ट ड्राइव कर सकता है, तो उसे पेमेंट ज़्यादा आता है, उसकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। इसमें क्वालिफिकेशन या एजुकेशन का कोई बहुत रोल नहीं है? सर ये बात सही भी है और गलत भी है कि लीगली यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। पर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए और समझाने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन का मैं मानता हूँ कि होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आता है तो वो ट्रेनिंग लेता है, प्रॉपर समझता है, तो उसमें उसकी क्वालिफिकेशन एक मेजर जो रोल है वो प्ले करती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए वरदान है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इतनी पढ़ाई के बाद भी बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री जो है वो वरदान सिद्ध होगी। अच्छा, जैसे इतनी सारी कंपनियां मार्केट में हैं, तो इसके बारे में आप कैसे, मतलब एक आम आदमी कैसे सेलेक्ट करे कि कौन सी कंपनी अच्छी है? मतलब हम जैसे व्यक्ति जो नॉर्मल, जो इस लाइन के नहीं हैं, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, क्या करें, क्योंकि सब मशरूमिंग जैसा हुआ है। और ऐसा लग रहा है, कई बार डर भी लगता है कि इनसे बात करें या ना करें, क्योंकि ये तो मल्टी लेवल के लोग हैं। जी सर, ये क्वेश्चन आपने ना मतलब ऐसा पूछा है कि मुझे लगता है आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इसका उत्तर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोई भी रास्ता जो है वो निर्धारित नहीं करता कि मंजिल क्या है या उस पर चल रहा है जो वो किस तरह से जा सकता है। तो आपने बोला कि कंपनी सेलेक्ट कैसे करें, तो कंपनी सेलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप ये देखिए वो कंपनी बेच क्या रही है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी भी आती है कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो व्यापार भी कर सकता है। यहाँ पे 3 बिजनेस मॉडल हैं। पहला है कस्टमर मॉडल, दूसरा है रिटेलर मॉडल, तीसरा है बिजनेस मॉडल। अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर रही है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो जैसे ही आप इस चीज़ का आकलन करेंगे कि भाई ये कंपनी बेच क्या रही है और क्या जो जिस रेट पे बेच रही है वो मार्केट से अच्छा है, बुरा है या वैल्यू फॉर मनी है, इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप कंपनी को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये बिजनेस मॉडल जो आपने बताया, यानी प्रोडक्ट के अलावा, और मैंने सुना अभी तक प्रोडक्ट ही होते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल देखिए सर, यहाँ पे 4 मुख्य काम होते हैं। पहला काम होता है सेल्स। क्या लोग पूछते हैं क्या हमें सेल्स करनी पड़ेगी, तो मेरा जवाब है हाँ। अच्छा। दूसरा काम, किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रोथ होती है। एक व्यक्ति अगर सेल्स करता है, वो एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहा है, और जब वो सेल्स करना सीख जाता है तो उसका प्रमोशन होता है। उसे प्रमोशन करके होके क्या करना होता है, उसे कुछ लोगों को सिखाना पड़ता है, जो काम उसने किया है वो नए लोगों को सिखा दे। और कई बार ऐसा भी होता है वो अपनी टीम खुद रिक्रूट करता है। तो यहाँ दूसरा काम होता है रिक्रूटमेंट। क्या लोग जोड़ने हैं? लोग नहीं जोड़ने, लोग रिक्रूट करने हैं जो काम ढूंढ रहे थे, फिर उन्हें सेल्स सिखानी होती है। तो ये तीसरा काम है ट्रेनिंग। और फिर जब सारे काम हो जाते हैं तो पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है, उसे होता है लीड। तो अगर आप इन्हें 4 कामों को मैं डिवाइड करूं तो पहला काम है सेल्स, दूसरा है रिक्रूटमेंट, तीसरा है ट्रेनिंग और चौथा है लीड। ये चारों काम करने पड़ते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो जैसे आपने बताया, ये बहुत सिस्टमेटिक वे में आपने हमें समझाया, लेकिन मेरे देखने में ऐसा आया कि बहुत सारी कंपनियां भाग भी गईं। अगर इतना प्रॉफिट और सब कुछ ठीक है और लोग जुड़ रहे हैं और बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी कि आप जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना कंपनी का और ऑब्वियसली लोगों का भी प्रॉफिट बेनिफिट मिलता जाएगा जी, फिर भी भागते हैं। ये फ्रॉड क्यों होता है? ये सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से अगेन मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसका आंसर डिस्कस करते हुए मुझे कुछ नेगेटिविटी भी डिस्कस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला, ये एक रास्ता है। अब रास्ते पे चल कौन रहा है इस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। ये एक पावरफुल रास्ता है। अगर मैं किसी के हाथ में AK-47 दे दूं, तो AK-47 अगर फौजी यूज़ करेगा तो वो देश की रक्षा के लिए यूज़ करेगा, वहीं एक टेररिस्ट यूज़ करेगा तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेगा। जी, ठीक बात है। ठीक है, तो
अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किसके हाथ में, ये समझना जरूरी है। कुछ लोगों ने क्या किया, 96 में ये इंडस्ट्री भारत के अंदर आई थी, फिर धीरे 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 करके सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो इस देश में एब्सेंस ऑफ लॉ था। कोई लॉ ही नहीं था जो गवर्न करे। हम वो पहली इंडस्ट्री बने जिसने अपने लिए लॉ की डिमांड करी। तब जाके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 2016 में हमारे लिए गाइडलाइंस दी और 2019 में इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जगह दी गई। आप कह रहे हैं 1996 में ये आई? 20 साल लगे लॉ बनने में? 20 साल लगे गाइडलाइंस लेके आने में, और गाइडलाइंस सरकार ने हमें नहीं दी, वो हमें मांगने जाना पड़ा। अच्छा, हम वो पहली इंडस्ट्री थे। यानी अनलॉफुली वो इतने समय वो तक चल रही चलती थी, उस पर कोई तो कंट्रोलिंग नहीं थी किसी की। वो लॉ था ही नहीं, एब्सेंस ऑफ लॉ था। एब्सेंस ठीक ऑफ है, तो अब गलत लोगों ने इसका मिसयूज किया, इसकी पावर का मिसयूज किया। ठीक है, तो जितने भी फ्रॉड माइंडसेट के लोग थे वो आए और उन्होंने प्रोडक्ट को हटा दिया। मैंने अभी आपसे बोला कि कंपनी अच्छी वो है, आप ये देखिए बेच क्या रही है। तो अगर कंपनी अपॉर्चुनिटी बेच रही है तब वो गलत है, अगर कंपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही है तब वो गलत है। लेकिन अब धीरे धीरे लीगली ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब प्रॉपर एक्ट आ चुका है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको जगह दी गई है और अब स्टेट वाइज कमेटीज बन रही हैं। अच्छा, मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, आपको बताता हूँ जी, लेकिन वो किसी रिलेटिव के कहने से की जी, और बहुत स्टडी नहीं किया क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कहने का प्रेशर था, तो मुझे करनी पड़ी, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, एक डायरी थी सिंपली। उस डायरी में कुछ लिखा था उस कंपनी के बारे में डिटेल और कैसे हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, यानी हम पे कोई प्रोडक्ट नहीं था। और वही जो आपने बोला भी अभी कि पता नहीं वो कंपनी कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे पता नहीं, उसके बाद कभी सुना नहीं है उसके बारे में। सर आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, कि आप ये देखिए, मैंने पहले बोला ये बिजनेस है। अगर आप किसी और के कहने पे एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे आप अपना मनी का लॉस कर लेते हैं, ठीक है, तब उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री में आए वो कम से कम इतने सक्षम हो कि वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, क्योंकि बिजनेस के जो बुनियादी नियम है वो यहाँ पे सारे के सारे लागू होते हैं। जो बेसिक नज़रिया है जो लोगों का, वो इसको पैरेलली देखते हैं इंश्योरेंस के साथ। जैसे इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं वो कहते हैं जी ये पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, ऐसा। और वैसे भी कहा जाता है कि आग्रह की विषय वस्तु है। तो ऐसे ही मुझे लगता है मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, मेरे जो अभी तक मुझे था कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बिल्कुल आग्रह की विषय वस्तु जैसा हो गया। और हर कोई मतलब जो भी संपर्क में आता था वो कहता था कि आप इसको ले लीजिए, प्लान बहुत अच्छा है, इसको लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब माइंडसेट वो वाला है नहीं, लेकिन वो सेल कर देते हैं, यानी अपने रिलेटिव को, नोन को, किसी को, और वो ले लेते हैं कई बार, फिर वो उस अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर पाते। और यही रीज़न मुझे लगता है, आपकी बातचीत से भी वो समझ आया कि हो सकता है यही रीज़न जो सक्सेस है उसका रेशो कम करता है। बाकी आप बताएं। यहाँ पर जो है हम FMCG में डील करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आज बड़े बड़े नाम, चाहे वो टाटा हो, ठीक है, टाटा का टाटा नमक भी आता है, टाटा संपन्न के नाम से भी प्रोडक्ट आते हैं। अगर अंबानी जी की बात करें तो वो भी जियो मार्ट लेके आ चुके हैं। अडानी की बात करें तो उनका फॉर्च्यून रिफाइंड आता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, वो FMCG में डील कर रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जो दुनिया में भी शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि यहाँ पे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट हों जिनके बारे में लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, बेसिक एजुकेशन जरूरी है जी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है बुरा है, ये आप डिसाइड करके बताइएगा। कि देखिए, दो तरह से बिजनेस होता है। एक होता है बिजनेस कैपिटलिस्ट वाला बिजनेस, जहाँ पे जो बिजनेस का मकसद होता है या गोल होता है वो सिर्फ पैसा कमाना होता है जी। तो अगर आप ये बोलें टमाटो सॉस में टमाटो नहीं होता, ठीक है, जो हम ऑयल लगाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें LLP, अगर आप पीछे पलट के देखें तो उसमें लिखा होता है LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन, हिंदी में बोले तो मिट्टी का तेल। अच्छा। ठीक है, जितनी आइसक्रीम्स हम खाते हैं उसमें कहीं दूध नहीं होता, पाम ऑयल होता है। तो ये आपको बता कोई नहीं रहा। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इसलिए हुई थी, एक व्यक्ति आपके पास एक प्रोडक्ट लेके आया, उसके बारे में वो आपको डिटेल जानकारी दे रहा है,
वो आपको ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट हैं, ये पढ़ना समझना जरूरी है। और आज 2024 में इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ चुका है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आज इस देश में जो मैं बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं तो दो मकसद से करते हैं, एक शादी करने के लिए और एक नौकरी करने के लिए जी। लेकिन वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करते जो कि बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग का यूज़। एक व्यक्ति आपके पास आके बता रहा है कि इस प्रोडक्ट में ये पड़ा है, और दूसरी जगह आप सिर्फ एक सेलिब्रिटी के कहने से एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंडोर्समेंट से। एंडोर्समेंट से। अब वो सेलिब्रिटी तो आपको पता है कि पैसा लेके गुटखा भी बेचेगा, जी। वो सेलिब्रिटी जो है वो पैसा लेके जुआ खेलना भी सिखाएगा। जितने भी ये गेम्स चल रहे हैं आप जानते हैं सभी में ऑनलाइन, बड़े-बड़े आज celebrity सारे बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो जुए को प्रमोट कर रहे हैं। जी जी। उसमें एक मेरे जैसा आदमी मान लीजिए हल्दी लेके आता है और ये कहता है ये हल्दी आपके लिए अच्छी है। और आज अगर हम बात करें कि भाई इस 2024 में क्लिनिकल स्टडी है कि हल्दी से सेकंड स्टेज का कैंसर दूर हुआ है। अब हल्दी से नहीं हुआ, वो करक्यूमिन से हुआ है, वो मॉलिक्यूल जो करक्यूमिन में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपका मित्र हूं और आपको आपके घर पे आके बता रहा हूं तब एक हल्दी दे रहा हूं, तब ज़्यादा अच्छा है। ये जो बाजार से आप केमिकल वाली हल्दी, खराब हल्दी लेके आ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को जब समझ के काम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि आपका वो रिलायबल पर्सन आपके पास आए, आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे और एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दे के जाए, एक अच्छा FMCG का प्रोडक्ट आपको आपके साथ शेयर करे, क्योंकि उसके पास उसके यूसेज का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। यानी टीवी में जो ऐड देखते हैं हम, पोस्टर में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे देखते हैं और कुछ भी खरीदना है और वो जाके शॉप में मिल रहा है, सामने रखा हुआ है और उसको ले आते हैं देख के इम्प्रेस होके। ठंडा मतलब कोई सा भी कोला नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कि उस कोला में 32 चम्मच जो है वो चीनी भरी हुई है, और केमिकल्स भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। आशीष जी, मैंने सुना है आप किसी मिशन पे काम कर रहे हैं। जी सर, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है मिशन केमिकल फ्री पे। क्या बात है, केमिकल फ्री? हाँ, मिशन केमिकल फ्री। देखिए आज के युग में समझना होगा कि केमिकल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो डाल रहे हैं। आज अगर आप बात करें तो हमारे हवा में केमिकल है, पानी में केमिकल है, ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो सब केमिकल है। फिर उसके बाद हम जो डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम केमिकल खरीद के लाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि आज की डेट में अगर आप गूगल पे डालेंगे हार्मफुल केमिकल इन ए टूथपेस्ट, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे केमिकल्स के नाम आएंगे जो कैंसरस होते हैं। अच्छा, फिर भी वो हमारे टूथपेस्ट में है? फिर भी आप अगर डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 ब्रांड देखेंगे और उसके पीछे पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो सारे के सारे उसमें होंगे। अच्छा। तो ऐसे में हम जो है, हम मान लीजिए आपको टूथपेस्ट देते हैं उसी रेट में और विदाउट केमिकल्स देते हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। तो मेरी कंपनी में हम यही काम करते हैं। हम उस रेट में, जिस रेट में लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, हम बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट लोगों को देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है जी। तो बाकी इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात करा, हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात स्पाइसेस में भी आप डील करते हैं? बिल्कुल। हम तो, कोई हमें बोलता है आप हल्दी बेचते हो, धनिया बेचते हो, हमने कहा बिल्कुल बेचते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा है। हम न्यूट्रिशन में डील करते हैं तो सबसे पुराना न्यूट्रिशन जो 6000 साल पहले या 5500 साल पहले सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ था, वो न्यूट्रिशन स्पाइसेस हैं जो हमें पढ़ाया गया कि इस देश को किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने, है ना। वो 1498 में आया था, उसने भारत को नहीं खोजा था। उसने तो वो लुटेरों का एक भेजा हुआ जासूस था जिसने यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था, ठीक है। और वो आया क्यों था? वो आया था उस देश की तलाश में जहाँ पे इतने शानदार स्पाइसेस होते हैं, जहाँ पे एक काली मिर्च आती है जिसके 4 दानों से प्लेग का इलाज हो गया था। जैसे कि अभी कोरोना फैला था, उस समय प्लेग फैला था। और एक सीधी सी बात ये भी है आम भारतीय के लिए कि उसकी रसोई में वो सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। बिल्कुल। देखिए अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है जी। अब लोगों से आप पूछिए कि मसाले क्यों खाए जाते हैं,
तो वो क्या उत्तर देते हैं आप? वो तो कहेंगे टेस्ट के लिए खाए जाते हैं, सर फूड को टेस्टी हल्दी को बनाने जीभ के पे लिए। रखिए, धनिए को जीभ पे रखिए, लाल मिर्च को जीभ पे रखिए, अगर कोई चीज़ आपको टेस्टी हो जाए पूरी रसोई में से तो मुझे बता दीजिएगा। आपको जीभ सिर्फ एक चीज़ पे अच्छा बोलेगी, वो है चीनी, ठीक है। बहुत अदरवाइज जितने मसाले आप इस्तेमाल करेंगे उन सबका अलग अलग स्वाद जो है वो अच्छा नहीं लगता है। पर पुराने हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे, उन्होंने वो फूड सप्लीमेंट हमारे लाइफ स्टाइल में इनबिल्ट कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तो वो सबसे शानदार चीज़ें हैं। आज अगर कोई व्यक्ति धनिए का रेगुलर इस्तेमाल करे तो हो सकता है उसे थायराइड और किडनी के से संबंधित बीमारियां नहीं हों। आज पूरी दुनिया इन बातों पे क्लिनिकल स्टडीज़ निकाल रही है, रिसर्च चल रही है। और अब आज जैसे मैं बता दूं कि अब जो पूरी दुनिया है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन की ओर चल रही है। तो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है आयुर्वेद। तो हमारे पास एक रेंज है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति पे आधारित है, और वो बहुत सारे ऐसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। हालांकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर की मैं बात कर रहा था, हमारी एक रेंज है सर पर्सनल केयर की। हम जो भी स्किन पे अपनी लगाते हैं वो 26 सेकंड के अंदर हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। क्या बात कर रहे हैं? और इसके कारण एक दुखद आंकड़ा है, दुखद आंकड़ा ये है कि भारत में पिछले 5 सालों में कैंसर पेशेंट्स की संख्या 500% से बढ़ी है जी। कैंसर के जो पेशेंट होंगे उसमें 56% फीमेल्स होती हैं, अच्छा, और बाकी मेल्स होते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर हवा में केमिकल है तो एक ही हवा में पति पत्नी दोनों सांस ले रहे हैं जी। अगर पानी में है तो एक ही पानी पी रहे हैं, खा भी एक सा रहे हैं जी। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो कैंसर जो है फीमेल्स में ज़्यादा है? तो वो जवाब है कॉस्मेटिक्स। अच्छा। और मतलब ये किसी रिसर्च में प्रूवन तो नहीं है, बट कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं जिस जिस देश में कॉस्मेटिक का इंट्रोड्यूस हुआ उस देश में डायबिटीज के पेशेंट बढ़ने लगे उसी समय। बिल्कुल डायबिटीज का भी इससे रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है सर। अच्छा। हर बीमारी का आज अगर आप बात करेंगे तो ये केमिकल से रिलेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनेट और इनप्रोपोर्शनेट, बट है। अच्छा, तो आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और कंपनी का पूरा आपने बताया क्या क्या प्रोडक्ट आप लेके आए हैं उसमें, लेकिन कंपनी का नाम आपने अभी तक छिपा के रखा है, वो क्या है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर कंपनी का नाम है दार्जुविनाइन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये दिल्ली पंजाबी बाग में कंपनी का हेड ऑफिस है। अच्छा। और अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे तो हमारे पास भारत के अंदर हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। अच्छा। ठीक है, कंपनी के पास करीब 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और केमिकल फ्री हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल रेंज है। फॉर एग्जांपल हमारी एक रेंज है जो बॉडी बिल्डर्स पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बॉडी बिल्डर कौन है? वो लोग जो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं। लेकिन फिर यहाँ पे भी दुर्भाग्य है कि ये जो लोग हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं उन्हें नकली, मिलावटी और घटिया न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। तो हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो शानदार हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और इंडियन गट के हिसाब से रिसर्च हैं। यानी आपने हर सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं? बिल्कुल, 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास बहुत है। अच्छा है। अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो बिजनेस प्लान होते हैं जी। तो ये बिजनेस प्लान जैसे आपकी MLM है, इसमें क्या बिजनेस प्लान है जो हम लोग ले सकें, हमारे दर्शक ले सकें? हाँ सर, देखिए बिजनेस प्लान क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ना भीड़ होती है, हजारों लाखों लोग एक कंपनी में काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता कि भाई आपके लिए ये मार्जिन है। एक बिजनेस प्लान होता है जिसमें सब कुछ डिफाइंड होता है कि इतना काम करेंगे तो इतना पैसा आपको आ जाएगा। तो अगर हम बात करें आज जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पे हम 2 लाख जनरेशन प्लान में काम कर रहे हैं, जो कि इस समय एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग भी है और साथ ही साथ जो आज 2024 की नीड है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। 2 लाख मीन्स व्हाट? 2 लाख सर ये थोड़ा डिटेल विषय है। हमारे इंडस्ट्री में बाइनरी चलता है, जनरेशन चलता है। अच्छा। तो उसमें कुछ परेशानियां थी, उन्हें दूर करते हुए हमारी कंपनी ने ये 2 लाख जनरेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया है।
अच्छा, तो यानी हम जो चलते हैं वो 2 लाख पे चलते हैं, लेकिन अगर आपको MLM में चलना है तो आशीष जी से बात करें जी, कि 2 लाख कैसे 2 आगे लाख बढ़ेंगे। जनरेशन प्लान में कैसे काम किया जाता है। बहुत अच्छा है। अच्छा आशीष जी, जो अपनी कंपनी है दार्जू 9, इसमें आपका क्या रोल है, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। सर देखिए, हमारी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है। मतलब मैं पहले जुड़ा तो मैंने एज ए कंज्यूमर काम किया, एज ए कि कंज्यूमर मैंने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे। जी, जब मुझे लगा ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं कुछ लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, तो उसे मैंने, जैसे अभी मैंने बताया, रिक्रूटमेंट मॉडल पे लाया। तो फिर मैंने ट्रेनर दिया, तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अच्छा। आज मुझे लगभग 4.5 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में हो चुके हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक रैंक होता है एग्जीक्यूटिव डायमंड, तो अच्छा। मैं वो रैंक होल्ड करता हूँ, डायमंड होल्डर एग्जीक्यूटिव हैं आप। एग्जीक्यूटिव। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा, आपसे मेरा डिस्कशन चल रहा था स्टूडियो में पहले कि इस इंडस्ट्री के लोगों में डिप्रेशन नहीं होता, ये क्या लॉजिक है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था सर, और उस न्यूज़ को पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, पुणे में मैं सीए का फेलियर हूँ, ठीक है। ओके, तो एक बच्ची, यानी आपने वहाँ भी अटेम्प्ट किया था। मैंने वहाँ पे भी अटेम्प्ट किया था। छोड़ा नहीं कुछ आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो मैं सीए का फेलियर हूँ। वो सीए थी लड़की, वो 23 साल की उम्र में उसने सीए निकाल लिया, जो कि मैं जानता हूँ बहुत कठिन काम है। कठिन है। 26 साल में वर्क प्रेशर से उस लड़की की डेथ हो गई। ये एक दुखद स्थिति है। जी। और आज कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं वो जूझ रहे हैं डिप्रेशन से। इसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में लोगों को देखेंगे वो डिप्रेशन का शिकार हैं। जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, दीपिका पादुकोण को मैंने एक बार सुना था, ठीक है, वो डिप्रेशन की शिकार हुई थी, ठीक है। जी। और उस समय हुई थी जब वो अपने कैरियर के पीक पे थी। इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि ये ना जीवन से लड़ना बहुत आसानी से सिखा देती है। अगर किसी ने सही तरह से काम किया है तो वो कभी जीवन में डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। कुछ भी करेगा, वो एक बार फेल होगा, वो दोबारा उठेगा, फिर फेल होगा, फिर खड़ा हो जाएगा, आप उसे गिरा नहीं सकते, डिप्रेशन नहीं आएगा उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, आपने अभी बातचीत में कहा कि डिजिटल वर्किंग, हाँ। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में डिजिटल वर्किंग है, ये शायद, जैसा मुझे मालूम है, मेरी थोड़ी बहुत स्टडी जो मैंने की है आपसे इस पॉडकास्ट से पहले, जी वो आपने ही शुरू की, उसको लाने वाले आप ही हैं। जी सर, एक हिस्सा आप कह सकते हैं। ये बात कुछ हद तक सच है। अच्छा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज विद्यमान हैं, महागुरु हैं, ठीक है, बड़े बड़े। अब मैंने ये देखा कि भाई ये ऐसी इंडस्ट्री, इतनी बड़े लोग हैं, मैं कैसे compete करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इंडस्ट्री को ढंग से समझा। पहले मैंने ये देखा कि एक तो ये इंडस्ट्री आज कैसे काम कर रही है और कुछ ऐसा क्या है जो ये भविष्य में काम करेगी। तो मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम मैंने स्टार्ट भी किया था और फिर मैंने अच्छा। उनके साथ काम किया। तो मुझे ये समझ में आया कि हर इंडस्ट्री में काम करने के तरीके बदल रहे हैं जी। और डिजिटल जो है वो फ्यूचर है। अगर आप आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तब आप बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक बात। तो कुछ ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वहाँ पे मैंने लिखना चालू किया और यहाँ पे कुछ पारिवारिक संस्कार आते हैं, तो वो मैंने लिखना चालू किया हिंदी में, क्योंकि मेरी मदर जो है वो PhD रही हैं और डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रही हैं और हिंदी की वो प्रोफेसर थी। तो उनके संस्कार मुझे आ गए और मैंने हिंदी में लिखना चालू किया। उससे मेरी थोड़ी थोड़ी जो प्रेजेंस है वो क्रिएट हो गई। आज मुझे अगर पूरा भारत जानता है तो फेसबुक के माध्यम से जानता है। क्या बात है। जब मुझे इस ताकत का मुझे समझ में आया तो मुझे लगा इस ताकत के माध्यम से मैं डिजिटल जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसे मैं घर घर तक पहुंचा सकता हूं भारत के, और उससे मैं लोगों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता कर सकता हूं। जी। तो आपने उस टूल का बखूबी यूज़ किया। पूरा इस्तेमाल किया सर। और मुझे लगता है कोविड में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला होगा आपको। सर मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी हूँ, मैंने 1 मार्च 2020 को चालू किया था उसके साथ का। अच्छा। और आप जानते ही हैं कि 20 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। अच्छा जी। और मैंने अपने बिजनेस को उस समय स्टार्ट किया, बढ़ाया और बहुत शानदार तरीके से मैंने बिल्ड किया। एक वर्ड मैंने दिया इस इंडस्ट्री को जो मैं कोविड से पहले से यूज़ कर रहा था, उस वर्ड का नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग।
तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में मैंने स्टार्ट किया। आज भी जो लोग ज़्यादातर मेरे पास आए वो डिजिटल माध्यम से मेरे पास आए। अच्छा, मैं एक फेसबुक की बात आपने की है, फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ बराबर, और आप वहाँ पे इनडायरेक्टली कुछ कमेंट रेगुलर डालते रहते हैं और उसमें अपनी इंडस्ट्री की कुछ, मैं कहूँगा अगर लेमन लैंग्वेज में, तो बखिया उधेड़ने का काम आप करते हैं। वो क्या है वो और जिसके मतलब का शायद वो उसे समझ जाता होगा, मेरी समझ में तो नहीं आता। सर, मैं फेसबुक के माध्यम से ही अपनी बातें रखता हूँ जी। देखिए, दो बातें होती हैं कि अगर मेरे परिवार में कोई परेशानी है तो यहाँ पे दो चीज़ों से हमें लड़ना पड़ता है। एक है बाहर के लोग, जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। अच्छा, तो उनके अगेंस्ट में मैंने एक अभियान चलाया था, सेव एमएलएम। सेव एमएलएम। हाँ, जो फ्रॉड है उसे खुल के फ्रॉड बोलना है, राइट। जो गलत है उसे खुल के गलत बोलना है। साथ ही साथ जो लीगल हैं उनमें कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। अच्छा तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक सलाह दे सकता हूँ। जी, तो मैं इनडायरेक्टली वो बातें बोलता हूँ। यानी उस लाइन के लोग समझ जाते हैं। अच्छी या बुरी बात यह है कि उसी की वजह से मेरे दोस्त और दुश्मन हैं। अच्छा। लेकिन पहले लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते थे। आज मैं जानता हूँ कि एक बड़ा लेवल पे लोग जो हैं वो मेरी बातों से सहमत होने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि जो देखिए, पढ़ाई लिखाई का मुझे सिर्फ यही फ़ायदा मिला कि मैंने अपने विवेक के हिसाब से काम किया। आज मुझसे कोई पूछता है कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मैं स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ। स्वार्थ क्या है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में निस्वार्थ काम करूँ। आने वाले समय में कुछ लोगों को मैं बिल्ड करूँ, कुछ लोग मेरी वजह से आत्मनिर्भर बने, उन्हें रोजगार मिले, वो अपने जीवन में सबल बने, सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, और यही मेरा संदेश है। बस इतना मैं चाहता हूँ सर। केमिकल फ्री अपने अभियान के माध्यम से आप जो जनता की सेवा कर रहे हैं वो भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेवा का काम है, और भविष्य में आपकी जो योजनाएं उसको सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आशीष जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे समय की मर्यादा है, ये पॉडकास्ट तो हमें यहीं ब्रेक देना पड़ेगा इसको, लेकिन फिर कभी बैठेंगे, कुछ और मुद्दों पे बातचीत आपसे करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में आपने देखा आशीष रोहतगी जी के साथ हमारी बहुत अच्छी वार्तालाप रही। उन्होंने सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के पहलुओं को हमारे सामने रखा। सही देखें, सही चुनें, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।